हेलो स्टूडेंट, तो अपना कंटिन्यू करेंगे आज हम अपना लाइव प्रोसेस का। इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो आप जाके देख सकते हो। और इसका दूसरा पार्ट है जिसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हमारे बचे हैं लाइव प्रोसेस के, वो सारे के सारे इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा पहले टॉपिक्स में, जो भी होगा सब पिछली वीडियो से एक बार देख के आना, फिर इसके बाद इस लेक्चर पे मूव ऑन करना। ठीक है, जिसके वो टॉपिक्स हो चुके हैं वो इस लेक्चर में कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। पहला, टीथ एंड टूथ दिखे। टीथ यानी दांत, और टूथ दिखे मतलब दांतों का सड़ना। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास कितने टाइप के दांत होंगे, कैसे होंगे, डेंटल फॉर्मूला क्या होगा। उसके बाद देखेंगे टूथ दिखे कैसे होगा। ठीक है, वैसे एसिड बेस में भी हमने पढ़ लिया टूथ दिखे, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो यहाँ पढ़ लेना। ठीक, तो टीथ पहले हमारे पास कौन से टीथ होंगे, आपने सुना होगा भाई दूध के दांत है। तो वो जो टीथ होते हैं उन्हें बोलते हैं हम टेम्पररी टीथ। टेम्पररी टीथ। ठीक है, जब हम अपनी टीनेज में, ठीक है, 11 12 13 14 तक सबके रिप्लेस होते हैं लगभग। फिर ये जो टीथ होंगे ये रिप्लेस्ड होंगे, रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। यानी जो आपके टेम्पररी टीथ है वो परमानेंट टीथ से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस। उसके बाद अगर ये वाले टूट गए या कुछ भी हुआ तो उसके बाद फिर नए दांत नहीं आने वाले, एक ही बार रिप्लेस होंगे। ठीक है, तो दो तरीके के दांत हो गए जिन्हें आप मिल्क टीथ भी बोल सकते हो, मिल्क टीथ। ठीक है, तो हमारे पास चार तरीके के दांत हो गए हमारे जॉ के अंदर। नंबर वन, इंसीजर्स। नंबर टू, कैनाइन्स। नंबर थ्री, प्रीमोलर्स। और नंबर फोर, मोलर्स। ठीक है, तो जो आपके इंसीजर्स होंगे वो किसका काम करेंगे, कटिंग का काम करेंगे। यानी सबसे पहले जो आप कोई भी खाना मुंह में डालोगे तो ये कट करने का काम करेंगे। ठीक है, इनका काम होगा कटिंग का। ये कितने होंगे, दो तो होंगे अपर जो में, और दो होंगे लोअर लोअर जो में। ठीक, उसके बाद कैनाइंस, इनका काम होगा चीर फाड़ करने का, टीयरिंग करने का। ठीक है, टीयरिंग। ये होंगे वन इन अपर जो, वन इन लोअर जो। ठीक है, उसके बाद आपके प्रीमोलर्स, ये भी टू इन अपर जो, टू इन लोअर जो। इनका क्या काम होगा, ग्राइंडिंग और च्यूइंग यानी चबाने का। लास्ट आपके मोलर्स, ये होंगे थ्री इन अपर जो, थ्री इन लोअर जो। इनका काम होगा ग्राइंडिंग का। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ टीथ हो गए चारों। याद रख लेना कौन से किस मतलब कितने कौन कौन से जो में वो भी याद रख लेना, इजी है। अब जो मेन चीज है याद रखने की वो है डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला वो है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 इंटू 2। अब इसे मैं तो मत घुसा देना कि सारी कैंसिल आउट कर दो, कुछ नहीं करना, सारों को प्लस कर दो। दो दो चार और एक पाँच और एक छः, चार 10, तीन 13, तीन 16, और 16 की 2 से मल्टीप्लाई कर देगा आ जाएगी। टोटल कितने दांत हो गए हमारे, 32। तो ये हमारा डेंटल फॉर्मूला, इसे जरूर याद कर लेना, एक नंबर में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये थे आपके टीथ। अब टूथ डीके भी यही समझाओ तो बहुत ईजी सा टॉपिक है, अपनी लैंग्वेज में बना के लिख लेना। वैसे एसिड बेस में समझा रखा, अगर किसी को पूरा डिटेल देखना हो वहां जाके देख लेना, वहाँ थ्योरी भी है। जैसे टीथ है, ठीक है, अब आपने खाना खाया तो खाना खाते वक्त कुछ जो हमारे खाने का टुकड़ा था वो यहाँ फंस गया, इसे बोल देंगे हम फूड पार्टिकल। ठीक है, अब इस फूड पार्टिकल में क्या होंगे, कार्ब्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और हमारे मुंह में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को भी कुछ ना कुछ चाहिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए, तो वो इस कार्बोहाइड्रेट के ऊपर क्या करेंगे, फीड करेंगे। कौन, बैक्टीरिया। और जब वो इसके ऊपर फीड करेंगे तो वो क्या रिलीज करेंगे, रिलीज एसिड। और वो एसिड हमारे माउथ की पीएच 5.5 से नीचे ले जाएंगे। हमारे जो माउथ होगा मतलब जो टीथ होंगे वो 5.5 की पीएच तक झेल सकते हैं। इसके ऊपर एक लेयर होगी इनेमल।
ठीक है। 5.5 की तक पीएच झेल लेंगे, लेकिन जो बैक्टीरिया एसिड रिलीज करेंगे उसकी वजह से वो पीएच नीचे जाएगी, उसके बाद हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे, उसे बोल देंगे हम टूथ डिके। तो ध्यान हो गया, मतलब जब हम खाना खाया तो हमारे दांत में कुछ फूड पार्टिकल फंसा रहेगा, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट जो भी हुआ, बैक्टीरिया उसके ऊपर काम करेंगे, उसे डिग्रेड करेंगे अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए। उसे डिग्रेड करते टाइम वो कुछ एसिड रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से हमारे माउथ की पीएच 5.5 से नीचे जाएगी। उससे क्या होगा, इनेमल की परत क्या होगी, डैमेज होगी और हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये सब आपके टाइप्स ऑफ टीथ और वो डेंटल फॉर्मूला याद कर लेना, फटाफट नोट करो। नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, ओ सॉरी, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। अब बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं होता कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अलग अलग है या एक एक है, मतलब एक ही चीज है। इन इन दोनों के अंदर जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो ब्रीदिंग है वो आपका एक फिजिकल प्रोसेस है, जिसके अंदर आपकी मसल्स इन्वॉल्व होंगी, यानी सांस लिया, सांस छोड़ दिया, बस इसे बोल देंगे ब्रीदिंग। इसके अंदर आपकी मसल्स इन्वॉल्व हुई, कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसमें क्या होगा आपका ब्रीदिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेशन। ये आपका सेलुलर प्रोसेस है। अब जो आपने वो सांस ली, जो उसके अंदर ऑक्सीजन थी, उसका यूज करके क्या होगा हमारे शरीर में, उसका यूज करके बनाई जाएगी एनर्जी। वो कौन से प्रोसेस से बनेगी, रेस्पिरेशन से, जो कि हमारे सेल में जाके बनेगी। यहाँ क्या होगी, एटीपी फॉर्मेशन, जो आपके शरीर की एनर्जी करेंसी है, एटीपी फॉर्मेशन। ठीक है, चलो अब समझते हैं पहले ब्रीदिंग क्या है। ठीक है, ये देखो ब्रीदिंग, हमारा जो पूरा सिस्टम होगा उसके अंदर क्या क्या आएगा। सबसे पहले हमारी नोज, मुंह से बना दिया पाइप। ठीक है, ये होगी हमारी नोज। नोज को बोल देंगे नेजल कैविटी। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होंगे, सीलिया एंड म्यूकस, जो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने का काम करेंगे। दूसरा ये होगा हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी विंड पाइप। ठीक, उसके बाद ये ट्रैकिया आगे जाके दो में डिवाइड हो जाएगा, इसे बोल लेंगे हम ब्रोंकाई। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई। उसके बाद ये जो अंदर दिख रहे हैं ये हमारे एल्वेलाई। फिर ये हमारा क्या है, लंग्स, एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग। ठीक है, अब ये जो ट्रैक है इसके ऊपर छोटी छोटी डिस्क प्रेजेंट होगी सी टाइप की, इस तरीके की। इन डिस्क का काम क्या है, ये है कार्टिलेजिनस डिस्क। काम क्या है इनका, कार्टिलेजिनस डिस्क का, ये प्रोटेक्ट करेंगी विंड पाइप को, प्रोटेक्ट विंड पाइप फ्रॉम कोलेप्सिंग। ठीक है, अगर प्रेशर हाई हुआ, लो हुआ, तो उसे फटने से बचा लेंगे। और ये कैसी है, सी टाइप है, सी टाइप कार्टिलेजिनस रिंग। सी टाइप का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ प्रेजेंट है, ऐसे पीछे जाके पूरी रिंग नहीं बनानी, मतलब पूरी ऐसे रिंग नहीं बनती हो, सिर्फ आगे की तरफ रहेंगे, ऐसे दिखेंगे तो पीछे से क्लोज नहीं होती, सी टाइप रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सी टाइप ही होंगी, पीछे जाके कंप्लीट रिंग नहीं बनाएगी, इसी वजह से सी टाइप कार्टिलेजिनस रिंग। तो यही सब है आपके इसके अंदर, ब्रीदिंग के अंदर जो जो इन्वॉल्व होंगे। अब उसके बाद देखेंगे एक्सलेशन और इनहेलेशन के अंदर क्या होगा। एक नीचे एक चीज प्रेजेंट होगी जिसका नाम होगा डायफ्राम। ठीक है, ये भी एक मसल है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आपके उससे अलग करती है, जो मतलब क्या है आपका ये ब्रीदिंग वाला सिस्टम है, उससे अलग करके रखेगा डायफ्राम। ठीक, फटाफट नोट करो, फिर देखेंगे इनहेलेशन और एक्सलेशन में क्या क्या होगा। अब देखेंगे इनहेलेशन और एक्सलेशन में क्या होगा। इनहेलेशन, एक्सलेशन।
इनहेलेशन का क्या मतलब है? जब हम फ्रेश एयर अंदर लेंगे, इसके अंदर क्या होगी? ऑक्सीजन होगी। टेकिंग इन फ्रेश एयर, इसके अंदर क्या होगी? ऑक्सीजन। और एक्सहेलेशन का फाउल एयर बाहर निकालना, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी। एक्सक्रीटिंग नहीं, रिलीजिंग लिख लो। इसके अंदर CO2 होगी। ठीक है, क्या क्या होगा? सांस लेंगे हम, सांस लेंगे तो लंग कैविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, लंग की जो कैपेसिटी होगी, कैविटी होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी, डायफ्राम भी फ्लैट पड़ जाएगा, यानी डायफ्राम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करके क्या हो जाएगा? वो डायफ्राम फ्लैट। ठीक है, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या होगी? इंक्रीज होगी। वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो अंदर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर अंदर डिक्रीज हो गया, बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया, तो चीजें हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करेगी, तो बाहर से जो एयर होगी वो अंदर आ जाएगी। एयर मूव इन। ठीक है, तो ये तो होगा इनहेलेशन में। नेक्स्ट देखते हैं एक्सहेलेशन में क्या होगा। हम क्या करेंगे? सांस छोड़ देंगे तो लंग कैविटी डिक्रीजेस। ठीक, दूसरा डायफ्राम रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस। डायफ्राम बैक टू नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल में आ गया तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा। और प्रेशर अंदर इंक्रीज हो गया तो हाई प्रेशर से लो की तरफ मूव कर देगी एयर, तो एयर मूव आउट। ठीक है, ये होगा आपके इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में। फटाफट नोट करो, फिर देखते हैं अपना रेस्पिरेशन। नेक्स्ट देखते हैं अपना रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होगा? बता ही दिया। जो सेल होगा वो ऑक्सीजन का यूज करके और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। तो लिख लेंगे, इट इज अ प्रोसेस by which cell make energy by using oxygen and break down ग्लूकोज। ठीक है, ये हो गया आपका रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन दो टाइप का होगा, एक होगा एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वो क्या होगा? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, यानी जहां ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी बनाई जाएगी वो एरोबिक रेस्पिरेशन। और जहां ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी बनाई जाएगी, वो क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो लिख लेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन in which cell make energy in presence of oxygen। ठीक है, एग्जाम्पल इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज अ टाइप ऑफ
रेस्पिरेशन, which cell make energy in absence of ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में कहाँ का होगा? एक एग्जांपल हमारी मसल्स के अंदर, दूसरा इन ईस्ट, एक यूनिसेलुलर फंजाई है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, फंजाई तो आपको पता ही। ठीक है, तो फटाफट नोट करो, फिर देखेंगे अपना पायरुविक एसिड से कैसे आपकी एनर्जी बन रही है। आपका जो एक टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में पूरी। ठीक, फटाफट नोट करो। नेक्स्ट देखते हैं अपना फेट ऑफ पायरुविक एसिड। फेट ऑफ पायरुविक एसिड। अब आप सोचोगे पायरुविक एसिड कहां से आ गया? अभी देखना, हमने क्या करना था, ग्लूकोज को लेना था। ग्लूकोज को क्या करेंगे हम? साइटोप्लाज्म के अंदर तोड़ेंगे, क्या करके? ग्लाइकोलिसिस करके। ठीक है, एक प्रोसेस होता है, बस याद रख लेना, ग्लाइकोलिसिस करके हम ग्लूकोज को तोड़ देंगे। उससे हमें मिलेंगे दो पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद अब इसके क्या फेट होंगे? दो तो हमारे शरीर में होंगे। पहला हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, दूसरा होगा हमारे नहीं, एक यूनिसेलुलर फंजाई जिसमें भी एग्जांपल दिया था मैंने ईस्ट का, और तीसरा हमारी मसल्स के अंदर। पहला इन माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा इन ईस्ट, ईस्ट के अंदर कैसे होगा? तीसरा इन मसल्स। ठीक है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो एरोबिक है, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा एनारोबिक है, ये भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो एनारोबिक है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा? पायरुविक एसिड को तोड़ेंगे, क्या बनेगा? एटीपी प्लस CO2 प्लस H2O, और इसमें लगभग लगभग हमें मिलेंगे 36 एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, 36 या 38 लिख रहे हैं। ईस्ट के अंदर क्या होगा? एटीपी बनेगी, ठीक है, CO2 बनेगी, और साथ में एक प्रोडक्ट निकलेगा अल्कोहल। ठीक है, और यहाँ हमें 2 एटीपी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में इतने मिलेंगे। तो देख लो एरोबिक और एनारोबिक में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा हमें अल्कोहल। अब इसका इस्तेमाल हम कई सारी चीजों में करते हैं, फर्मेंटेशन, केक, बेकिंग इंडस्ट्री, उसमें वगैरह वगैरह में हम करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था शायद एसिड बेस में पढ़ा था शायद, ये वाला नहीं, ईस्ट के बारे में नहीं पढ़ा। चलो यही लिख लेना, इसे बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट या फिर बेवरेज ईस्ट। जो आपकी अल्कोहल वगैरह बनती है, ड्रिंक्स वगैरह बनती है, ठीक है, बियर वगैरह, वो सब ईस्ट की मदद से बनती है, वो फर्मेंटेशन का काम करती है। और अपना जो बेकर्स ईस्ट यानी केक वगैरह बनाना है, फ्रूटी वगैरह जो आपकी हो गई, छोटी छोटी पेस्ट्रीज वगैरह मिल गई, उसमें भी काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपनी मसल्स के अंदर, हमारी मसल्स के अंदर कैसे? ठीक है, कैसे बनेगा आप देखना, यहाँ वही एटीपी तो बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट H2O की जगह क्या निकलेगा? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ये कब होगा? वो वाला तो नॉर्मल चल ही रहा, अभी जैसे मैं खड़ा हूँ या आप बैठ के पढ़ रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, ठीक है, तो अभी नॉर्मल जो एनर्जी बन रही है हमारी वाली बन रही। लेकिन आपने एक दिन सोचा चलो भाई कल से दौड़ लगानी शुरू करूंगा, तो आपने शुरू में मजे में 3-4 किलोमीटर की दौड़ मार दी, अपना पूरा मोटिवेशन था। उसके बाद आपने जब घर आके देखा तो पैर भी दुख रहे, कमर भी दुख रही, अगले दिन उठा भी नहीं जा रहा, तो वो किस वजह से हो रहा? एक तो आप तेज भागे तो आपकी जो नॉर्मल एनर्जी वो खत्म होगी, उसके बाद आपकी मसल्स को एनर्जी बनाने की जरूरत पड़ेगी, और जब मसल्स एनर्जी बनाती है तो उस टाइम पे उसके बाद ऑक्सीजन तो होती नहीं, क्योंकि आप उस टाइम पे हाफ रहे होते हो, ऐसे कर रहे होते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आए, लेकिन वो ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट नहीं होती। तो उस टाइम पे हमारा सेल माइटोकॉन्ड्रिया ना एनर्जी बना के कौन बनाते हैं? हमारी मसल्स। मसल्स के अंदर वो एनर्जी बनेगी और वही से 2 एटीपी मिलेगी ताकि आप बेहोश ना हो, खड़े रहो। ठीक, लेकिन उस टाइम पे वो जल्दी जल्दी में उसे तोड़ने में, पायरुविक एसिड को तोड़ने के चक्कर में वहां एक ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं जो आपको आगे दुखी देगा, वो होगा आपका लैक्टिक एसिड। वो आपकी मसल्स में डिपॉजिट हो जाएगा और अपने हाथ हिलाओगे, कमर हिलाओगे, पैर हिलाओगे, सब जगह दर्द होना शुरू होगा। तो यहां से एक क्वेश्चन बनेगा
कि मसल्स के अंदर जब एनर्जी बनेगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होगा जिसकी वजह से आपको पेन फील होगा और आपके हाथ पैर अकड़ जाएंगे, चल फिर नहीं पाएंगे, तो कौन सा होगा? लैक्टिक एसिड। इसकी वजह से पेन फील होगा, ठीक है, थोड़ा मोटा अकड़ जाएंगे, स्वेलिंग मतलब स्वेलिंग वगैरह तो नहीं, बस चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत होगी, बाकी थोड़े दिनों बाद फिर से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। वो लैक्टिक एसिड को वापस तोड़ के फिर से ग्लाइकोजन वगैरह, वो आपके सिलेबस की बात नहीं है, बस वो लैक्टिक एसिड वापस से हमारा जो शरीर है वो निकाल देगा वहां से, ठीक। तो आप धीरे धीरे अगर जैसे डेली एक्सरसाइज करोगे तो फिर ये चीज होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि आपके शरीर को उसकी आदत हो जाएगी, ठीक है। फटाफट नोट करो, फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट करते हैं अपना ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब जो आपकी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इधर से उधर कैसे जा पा रही, ब्लड आपका कैसे फ्लो कर रहा, वो सब हमें ट्रांसपोर्टेशन के अंदर देखना, ठीक है। तो आपका ब्लड ही मेन जो है क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से इंपॉर्टेंट चीज है, जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करा रहा, वो भी कैसे, क्योंकि उसके अंदर एक चीज है जिसे बोल लेंगे हम हीमोग्लोबिन, जो कि आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। अच्छा, इसे लिख लेना कोने में, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, वो आपका हेमोग्लोबिन, ठीक है। यही काम कर रहा है आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, इसी वजह से उसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोल दिया। नेक्स्ट अपना ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा वो हमें देखना। तो सबसे पहले देख लेंगे कौन कौन से हमारी चीजें होंगी जो ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होगी। नंबर 1 ब्लड, नंबर 2 आर्टरीज, नंबर 3 या इन्हें बोल दो ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स 3 होंगी, आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज, ठीक। और सबसे मेन चीज ह्यूमन हार्ट, ठीक है। इसके बिना तो ब्लड ही पंप नहीं होने का, फिर चीजें इधर से उधर कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, फिर इनके बारे में और फिर हार्ट के बारे में, ठीक है। तो ब्लड तो यही समझा दू, ब्लड, ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू, एक्स्ट्रा चीजें याद रख लेना। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब जो पूरे शरीर को कनेक्ट करने में काम कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। बाकी अगर बायो लोगे तो 11th क्लास में समझ लोगे। तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंदर दो चीज होंगी मेनली, 55% होगा प्लाज्मा और 45% होंगे आपके ब्लड सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा कैसा होगा, स्ट्रॉ कलर का होगा, ठीक है, भूसे टाइप का। दूसरा 95 to 96% इसके अंदर वाटर होगा, बाकी बचे इसके अंदर हॉर्मोन्स होंगे, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स होंगे और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में मदद करेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ब्लड सेल्स होंगे वो 3 टाइप के होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी की फुल फॉर्म जहां तक उम्मीद है सबको पता ही होगी, जिसे नहीं पता लिख लेना, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स आई। अब आरबीसी का काम क्या होगा, इसका जनरली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड का भी करा देगा। इसके अंदर एक पिगमेंट होगा जो होगा हेमोग्लोबिन, बताई दिया मैंने, जो कि क्या होगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होगा, जिसकी वजह से इसका कलर रेड होगा। तो यहाँ लिख दूंगा कलर रेड ड्यू टू पिगमेंट हेमोग्लोबिन, ठीक है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, इनका काम होगा इम्यूनिटी का, यानी बीमारियों से लड़ने का। और प्लेटलेट का काम होगा ब्लड क्लोटिंग, यानी अगर खून निकल गया तो उसे जमाने का काम,
ताकि और खून वेस्ट ना हो, क्लॉट बनाने का काम, ठीक है। वो खुरंड पपड़ी से बोल दोगे उसका काम। फटाफट नोट करो, फिर बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट ब्लड वेसल्स पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपनी ब्लड वेसल्स। तो 3 ब्लड वेसल लिखी थी अभी, आर्टरी, वीन्स, कैपिलरीज, ठीक है। तो आर्टरीज क्या होंगी आपकी, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी और मोटी होंगी, ठीक है। कौन सा ब्लड कैरी करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी भी लिख देना, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। दूसरा, कैसी होंगी, थिक होंगी, थिक मतलब मोटी, क्योंकि इनमें प्रेशर हाई होगा, ठीक है। और एक एक्सेप्शन होगी, एक्सेप्शन मतलब जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, वो होगी आपकी पल्मोनरी आर्टरी, जो कि हम अभी हार्ट में देखने वाले हैं कहाँ प्रेजेंट होगी, ठीक है। काम क्या होगा इनका, ये हार्ट से बॉडी तक ब्लड ले जाएंगे, ठीक है, हार्ट से बॉडी तक। नेक्स्ट आपकी वीन्स थोड़ी पतली होंगी, कैरी करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और थिन होंगी, थोड़ी पतली होंगी, थिनर देन आर्टरीज, ठीक है। इनकी भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वीन, जो कि कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ भी लिख दूँ पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे डायरेक्ट 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, 5 2 3 नंबर में डिफरेंस बताने का कि आर्टरीज और कैपिलरीज में डिफरेंस बताओ, ठीक है। इनका काम क्या होगा, बॉडी से ब्लड लेंगी और हार्ट को दे देंगे जाके, ठीक है। कैपिलरीज बहुत इजी, 1 सेल थिक होंगी, बहुत पतली होंगी, 1 सेल थिक, ठीक है, वेरी फाइन, ठीक है। इनका काम होगा एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फटाफट नोट करो, इसके बाद पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट। तो क्या पढ़ने वाले हम, ह्यूमन हार्ट, ठीक है, हो ना। ये बन गया आपका हार्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करना, 4 हिस्सों में से डिवाइड कर दो, ठीक है। आपकी सहूलियत के लिए एक तरफ लिख लेना एल लेफ्ट और एक तरफ लिख लेना आर राइट, ठीक है। यहाँ पे बॉल, ऊपर आपकी एओर्टा, और इधर आपकी पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट और राइट, ये जाएगी इस वेंट्रिकल में और ये जाएगी इस वेंट्रिकल में एओर्टा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नाम ही लिख लेंगे, तो ये होंगे आपके ऊपर वाले एट्रियम या ओरिकल बोल देंगे, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट एट्रियम, ये राइट साइड में तो राइट एट्रियम, ठीक। ये लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट साइड में तो राइट वेंट्रिकल,
ठीक है। सबसे पहले जो ब्लड होगा वो आएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में, कहाँ से, लंग से। ठीक, और पढ़ा ही होगा आपने, एक एक्सेप्शन होती है पल्मोनरी वीन, वो लेके आएगी यहाँ ऑक्सीनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वीन। ठीक है, तो लंग से क्या कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अंदर आ गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे उतरेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ एक वॉल होगी जिसका नाम है बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड भर जाएगा, भर गया। अब थोड़ी देर में इसे पंप कर देगा एओर्टा के थ्रू, इसका नाम होगा एओर्टा, और एओर्टा कहाँ पंप कर देगी, आपकी पूरी बॉडी में, होल बॉडी। चलो, अब बॉडी क्या करेगी, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का इस्तेमाल करेगी, जो भी मैंने मतलब आपने जो रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा उसके अंदर कैसे आपकी एनर्जी बनती है। ठीक है, वन शॉट में जाके देख लेना अगर नहीं क्लियर है इसी। तो ये पूरी बॉडी अपना एनर्जी बना लेगी और उसमें ऑक्सीजन की जगह अब क्या बन जाएगा, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करेगी हमारी वीना कवा, ऊपर से सुपीरियर वीना कवा, नीचे से इंफीरियर वीना कवा। अगर किसी को सुपीरियर इंफीरियर में कंफ्यूजन है तो खाली अपनी वीना कवा याद रख लेना। ठीक है, नीचे से आपकी लेके आएगी इंफीरियर वीना कवा, और ऊपर से आपकी लेके आएगी सुपीरियर वीना कवा। ये आपकी 10th क्लास में नहीं है तो खाली वीना कवा याद रख लेना, और जिसे थोड़ा एक्स्ट्रा बताना है तो एक्स्ट्रा के लिए बता दिया मैंने। ठीक है, और फोल्ड करके इस तरीके से आ जाएंगे, और इनके अंदर से कौन सा ब्लड जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो यहाँ भर गया डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब ये नीचे उतरेगा, यहाँ कौन सी वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और फिर ये जो ब्लड होगा ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर चला जाएगा, एक राइट लंग में और एक लेफ्ट लंग में, ये होगी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये हो गया आपका सर्कुलेशन। लंग से ब्लड आया पल्मोनरी वेन के थ्रू, लेफ्ट एट्रियम में उतरा, लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल खुली, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, ऑक्सीनेटेड ब्लड एओर्टा में चढ़ा, एओर्टा ने पूरी बॉडी को दे दिया, पूरी बॉडी ने इस्तेमाल करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर दी। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसे सुपीरियर वीना कवा ऊपर से, इंफीरियर वीना कवा नीचे से लाके डाल दिया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम ने डाल दिया उसे राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल ने उसे पंप करके चढ़ा दिया पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से वापस किसको दे दिया, लंग्स को दे दिया। अब इसके अंदर साउंड कैसे बना, जो आपके साउंड आते हैं लब और डब, वो साउंड कैसे बनेंगे, तो जो लब साउंड क्रिएट होगा, धक धक नहीं होती, लब डब, लब साउंड क्रिएट होगा जब आपकी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज होगी। तो व्हेन बाइकस्पिड प्लस ट्राइकस्पिड क्लोज, तो आपका कौन सा साउंड आएगा, लब। और सेकंड साउंड डब कैसे आएगा, ये जो आपकी एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी है इनके अंदर वॉल्व होंगी, इनका नाम होगा सेमी लूनर वॉल्व, सेमी लूनर वॉल। सेमी मतलब आधा, लूनर मतलब चांद, तो आधे चांद जैसी वॉल के क्लोज होंगी तब आएगी डब की साउंड। तो लिख लेना है आप, व्हेन सेमी लूनर वॉल क्लोज, तो उससे क्या बनेगा आपका सेकंड साउंड, डब साउंड। तो ये था आपका क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन हार्ट। नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी के अंदर बहुत छोटा सा दिया हुआ है लिम्फेटिक सिस्टम, तो उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देंगे। लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, ये भी आपके शरीर का एक सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम, कईयों ने शायद पहली बार सुना होगा। तो कैसा होगा, जैसे आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, इसके अंदर ब्लड है और यहाँ नीचे टिश्यूज है, टिश्यू ब्लैक से बना हुआ, यहाँ नीचे से टिश्यूज है, तो ये ब्लड सप्लाई कर रही है। अब यहाँ क्या होगा कि जो टिश्यूज होंगे वो कुछ वेस्ट बनाएंगे, ठीक है, और वो बाहर की तरफ ऐसे निकाल देंगे फ्लूइड की फॉर्म में, तो ये हो गया टिश्यू का फ्लूइड, टिश्यू वेस्ट फ्लूइड, ठीक है। और यहाँ से कुछ ब्लड लीक हो जाएगा, बेसिकली प्लाज्मा, वो लीक हो जाएगा यहाँ से, प्लाज्मा कह रहा हूँ, हाँ प्लाज्मा, ये एक फ्लूइड यहाँ से लीक हो जाएगा ब्लड का, ब्लड फ्लूइड
लीक। ठीक है, तो अब ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बना, ये जो एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड बना, इस फ्लूइड को हम बोल देंगे लिम्फ। ठीक है, किससे मिलके बना? टिश्यू के वेस्ट से, फ्लूइड से, और दूसरा ब्लड के फ्लूइड से, यानी जो उसमें से लीक होके निकल गया। ठीक, अब अगर ऐसे होता रहा तो हमारे शरीर में तो नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे अंदर वेसल्स बना दी। ये जो वेसल्स है इनका नाम है लिम्फेटिक वेसल्स। ये है लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, लेकिन एक लिम्फेटिक वेसल्स में इनमें खास बात है कि ये ना आगे जाके मोटी हो जाती है, एक नोड बना लेंगे और फिर वापस से पतले हो जाएंगी। तो ऐसे इस तरीके से नोड प्रेजेंट होगी इनमें, इनका नाम होगा लिम्फ नोड। लिम्फ नोड। अब इस लिम्फ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? इसके अंदर आरबीसी तो होने के नहीं, आरबीसी एब्सेंट। इसके अंदर डब्ल्यूबीसी होंगे। ठीक है, प्लेटलेट बहुत कम होगी, प्लेटलेट बहुत कम, और इम्यूनिटी होगी इसके अंदर। ठीक है, तो जो लिम्फ होगा लिम्फ नोड में आएगा, लिम्फ नोड में आएगा। यहाँ डिस्पोजल होगा, अगर कोई भी पैथोजन, कोई भी बीमारी होगी तो उसे डिस्पोज कर दिया जाएगा। डिस्पोजल ऑफ पैथोजन। पैथोजन मतलब कोई भी बाहर का एजेंट जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा। दूसरा डिस्पोजल ऑफ जो भी हमारा टिश्यू का वेस्ट था, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। और उसके बाद खून को साफ करके वापस से ब्लड वेसल में भेज दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं डायरेक्ट किसी ब्लड वेसल में नहीं, वापस से हमारी ब्लड वेसल में आएगा और वो फिर हार्ट के थ्रू वापस से पंप होगा हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, तो ये आपका होगा पूरा का पूरा एक लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, फटाफट नोट करो। इसके बाद हम अपना शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, फटाफट समझ लेंगे, छोटा सा है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अंदर कैसे होगा? दो टिश्यू होंगे प्लांट के अंदर, एक होगा जाइलम, 10th आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, और एक होगा फ्लोएम। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा? या तो डिफरेंस पूछ लेंगे जाइलम फ्लोएम में, या फिर पूछ लेंगे जाइलम क्या होगा फ्लोएम क्या होगा, एक नंबर में। तो जाइलम का काम होगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ठीक है, इसका काम क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक, डिफरेंस पूछ लेंगे जाइलम फ्लोएम में। पहले जाइलम फ्लोएम के स्ट्रक्चर देख लेंगे, फिर देख लेंगे उसका डिफरेंस। तो जाइलम फ्लोएम, जाइलम कैसा होगा? बीच में एक वेसल होगी। ठीक है, वेसल के बराबर में होंगे पैरेन्काइमा, उसके बाद होंगे सॉरी ट्रैकिड्स, उसके बाद जाइलम फाइबर्स। ठीक है, ये होगी वेसल, ये होगी जाइलम पैरेन्काइमा, ये हो गए ट्रैकिड्स, ये हो गए आपके जाइलम फाइबर्स। अब आपको इनका सबका फंक्शन जानने की जरूरत है नहीं, बस स्ट्रक्चर याद रख लेना। नेक्स्ट फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर होगी सीव ट्यूब, साथ में होंगे कंपेनियन सेल, उसके बाद ट्रैकिड्स, फिर फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, ये क्या होगी आपकी सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ट्रैकिड्स, और ये फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है,
फटाफट नोट करो, फिर देख लेंगे इनके डिफरेंस क्या होंगे। तो नेक्स्ट देख लेंगे अपना डिफरेंस जाइलम और फ्लोएम में। तो सबसे पहला डिफरेंस तो वही हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल करेगा ये, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। दूसरा, ये ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल होगा, यानी एक ही डायरेक्शन में होगा, ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल, नीचे से ऊपर की तरफ ही तो खींचेगा पानी। ये ट्रांसपोर्ट होगा बाई डायरेक्शनल, ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल, खाना ऊपर भी भेजना, नीचे रूट तक भी भेजना, फ्रूट तक भी भेजना, फ्लावर तक भी भेजना, तो ट्रांसफर होगा बाई डायरेक्शनल कई सारे डायरेक्शन में। नेक्स्ट होगा, या नो एटीपी रिक्वायर्ड, कोई भी एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, फिजिकल प्रोसेस से काम हो जाएगा। यहाँ एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एटीपी रिक्वायर्ड, ठीक है। और जो हमारा जाइलम होगा वो डेड टिश्यू होगा, जाइलम इज डेड टिश्यू, क्योंकि देखो जाइलम की वेसल भी डेड है, जाइलम का फाइबर भी डेड है, ट्रैकेट्स तो डेड है ही, बस एक चीज लिविंग है, जाइलम पैरेन्काइमा, एक चीज लिविंग है, 90% डेड है, तो इस वजह से इसे कंसीडर करेंगे डेड टिश्यू। फ्लोएम हमारा क्या है, लिविंग टिश्यू, फ्लोएम इज लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू, क्यों, क्योंकि इसकी जो सीव ट्यूब होगी वो भी लिविंग होगी, इसका जो कंपेनियन सेल होगा वो भी लिविंग होगा, बाकी दो तो डेड है ही, जाइलम फाइबर्स और हमारे ट्रैकेट्स, ठीक है। तो 50% लिविंग है, तो इसीलिए इसे कंसीडर करेंगे लिविंग टिश्यू। फटाफट नोट करो, फिर देखते हैं अपना एक्सक्रीशन इन प्लांट। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ऐसा कोई वो नहीं होते इनके पास डिजाइंड ऑर्गन जो एक्सक्रीशन कराए, डायरेक्ट अपना एक्सक्रीशन करेंगे, ठीक। सबसे पहला तो ऑक्सीजन वेस्ट, नंबर 1 फोटोसिंथेटिक वेस्ट, इसके लिए वेस्ट है, हमारे लिए यूजफुल है, क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकाल देगा ना। नंबर 2 रेस्पिरेटरी वेस्ट, रेस्पिरेटरी वेस्ट, इसका भी वही होगा जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेगा जब ये रेस्पिरेशन करेगा, अपने लिए एनर्जी बनाएगा, ठीक है। नंबर 3 गम्स एंड रेजिन्स फ्रॉम ओल्ड जाइलम, ठीक है, उसके अंदर से बाहर निकाल देगा, हमारे काम आ जाते हैं वो गम्स और रेजिन्स। चौथा अपना ट्रांसपिरेटरी वेस्ट, ट्रांसपीरेशन क्या करेगा, इसमें एक्सेस वाटर रिमूव कर देगा, एक्सेस वाटर रिमूवल, ठीक है, थ्रू स्टोमेटा, एक्सेस वाटर रिमूवल। और जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे उन्हें स्टोर कर लेगा लीव्स, और लीव्स फिर गिर जाएंगे सूख के, ठीक है, एंड लीव फॉल ऑफ, लीव्स फॉल ऑफ, ठीक है। कुछ स्टोर कर लेगा, टॉक्सिक सब्सटेंसेस स्टोर इन सोइल, ठीक है, अपनी मिट्टी में आसपास। लास्ट जैसे ओल्ड पार्ट हो गए, लकड़ी वकड़ी बुड्डी होगी या फिर पत्तियां सूख होगी, वो टूट के गिर जाएंगी, तो ओल्ड पार्ट ब्रेक या फिर फॉल ऑफ, ठीक है। तो ये आप 5 6 7 पॉइंट याद रख लोगे तो आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट हो जाएगा, ठीक। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका लास्ट है अपने पास एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, जो भी इसका लास्ट टॉपिक है, फटाफट नोट करो। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास भगवान ने दे रखा हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उस एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास है पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। नंबर 2 यूरेटर्स, नंबर 3 यूरिनरी ब्लैडर, नंबर 4 यूरेथ्रा, ठीक है भाई। चलो एक बार डायग्राम बना के देख लेंगे।
तो हमारे पास दो किडनी है जो कि बीन शेप होंगी। ठीक है, ब्लड लेके आएगी हमारी रीनल आर्टरी, और यहाँ से ब्लड जो लेके जाएगी फिल्टर आउट करवा के, साफ करवा के, वो होगी हमारी रीनल बीन। भैया गड़बड़ हो गई। ठीक है, चलो फिर यहाँ से निकलेंगे यूरेटर जो यूरिन कैरी करेंगे और जाके भर देंगे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और ये होगा यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये आपकी किडनी कैसी होगी, बीन शेप, रेडिश ब्राउन होगी कलर में। ठीक है, इतना ही पूछेंगे, ज़्यादा नहीं पूछने के। ये आपकी रीनल आर्टरी जो ब्लड लेके आएगी, ये आपकी रीनल वीन जो ब्लड लेके जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके होगी यूरेटर, पेयर होंगे, एक एरा एक एरा, आपका यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और ये यूरेथ्रा जिसके थ्रू हम अपना यूरिन पास आउट कर देंगे। कौन से प्रोसेस के थ्रू, इसे बोल लेंगे मिचुरेशन। मिचुरेशन का मतलब है पासिंग आउट यूरिन। ठीक है, अच्छा वेस्ट कौन सा होगा हमारे शरीर में जो हम बाहर निकाल लेंगे, वेस्ट मटेरियल ज़्यादातर, वेस्ट मटेरियल तो एक तो हम रिलीज करेंगे अमोनिया। ठीक है, और यूरिया, अमोनिया, सॉरी सॉरी, तो एक तो हम रिलीज करेंगे यूरिक एसिड बहुत थोड़े अमाउंट में, और यूरिया, कुछ एक्स्ट्रा वाटर। ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर, अगर ज़्यादा हुआ पानी शरीर में तो ज़्यादा निकाल देंगे। तो ये तीन चार चीज़ें हम रिमूव करेंगे। या कुछ आयंस हो गए हमारे, ठीक है, कुछ आयंस अगर हमें अपने शरीर से निकालने हो, कुछ मिनरल, कुछ वेस्ट, और ठीक है वो सब फटाफट नोट करो। इसके बाद पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जिसे बोलते हैं हम नेफ्रॉन। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है और आज का लास्ट टॉपिक नेफ्रॉन, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। नेफ्रॉन मतलब बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं, एक दो क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। ये होगा आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यानी काम भी यही करेगा, और पूरी किडनी बनी हुई इससे है। ठीक है, नेफ्रॉन से बनी हुई। तो फटाफट नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेंगे। प्यारा सा नेफ्रॉन, ठीक है, इस तरीके का नेफ्रॉन होगा। अब यहाँ कैपिलरीज का गुच्छा बना हुआ होगा। ऐसे गुच्छा बना हुआ होगा। ठीक है, और ये कैपिलरी इस तरीके से यहाँ पे लिपटी हुई होंगी।
ठीक है, इस तरीके से लिपटी हुई होंगी। अब काम क्या है इनका, ये होगा हमारा बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर होगा ग्लोमेरुलस, ठीक। अब यहां से क्या होगा, ब्लड आया एफरेंट आर्टियोल के थ्रू, ब्लड आया, वो ब्लड आया, ये रेड वाली होगी एफरेंट आर्टियोल और ये लेके जाने वाली इफरेंट आर्टियोल, वो छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ब्लड आया और यहाँ ब्लड को फिल्टर करना शुरू कर दिया, फिल्टर करके यहाँ एक फिल्ट्रेट बन जाएगा, इस फिल्ट्रेट का नाम है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ठीक है। अब ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होगा ये जाएगा इन ट्यूब्स के थ्रू, इन ट्यूब्स का नाम है, वैसे तो ट्यूब्यूल बोल लेंगे, थोड़ा सा स्पेसिफाई करके बता रहा, जो पास वाली होंगी इसके, मतलब जो बोमेंस कैप्सूल के पास होंगी उन्हें बोल लेंगे पीसीटी, पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे याद रखना याद रख लेना, वरना बोल सकते हो ट्यूब्यूल, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या है आपकी ट्यूब्यूल, ठीक। और जो दूर वाली होंगी उन्हें बोल लेंगे हम डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। जिसे याद रखनी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना इन्हें ट्यूब्यूल बोल देना। अब ये फिल्ट्रेट जाएगा ट्यूब्यूल्स के थ्रू, अब इस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी आ गई, ग्लूकोज, प्रोटीन, ब्लड के सेल्स, ठीक है, जो कि हमारे वेस्ट में निकल लेनी चाहिए, हमारे शरीर के जरूरी है काम के, तो उन्हें जो ब्लड होगा वो वापस ले लेगा। तो यहाँ से जो यहाँ समझो फिल्ट्रेट आया, इस फिल्ट्रेट में जो हमारे काम की चीजें वो सारी वापस भेज दी जाएंगी ब्लड के अंदर, सारी वापस कर देंगे ब्लड के अंदर, ठीक है, सारी ब्लड के अंदर, इसे बोल देंगे स्टेप को ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ हो गया ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब इसके बाद जो वेस्ट बना, इसके बाद जो वेस्ट बना वो आगे पहुंच गया टीसीटी में, यहाँ होगा ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन मतलब जो भी चीजें इसके अंदर खतरनाक है वो सब की सब सिक्रेट कर ली जाएंगी वॉल्स के थ्रू, और ये धीरे 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 करते 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 कहाँ तक पहुंचेगी, कलेक्टिंग डक्ट तक, ये है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू बाद में चली जाएगी यूरेटर में। तो ऐसा आपका नेफ्रॉन काम करेगा, आपके लेवल पे इतने बता सकते हैं, नहीं तो बहुत डिटेल है होगी, ठीक है। तो तीन चीजें हुई, सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन के अंदर फिल्ट्रेट बना, ठीक है, फिल्ट्रेट बन के ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना, वो छन गया। दूसरा स्टेप हुआ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, एनसीईआरटी से जरूर रीड कर लेना, ठीक है, जो भी चीजें हमारे काम की थी एसेंशियल थी उन्हें वापस से ब्लड के अंदर भेज दिया गया कैपिलरीज में। फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, जितनी भी खतरनाक चीजें थी वो सारी की सारी ले ली गई और डक्ट के अंदर स्टोर कर दी गई और फिर कहाँ भेज दी गई, यूरेटर में, यूरिन के थ्रू शरीर से पास आउट। तो ये था आपका नेफ्रॉन, फटाफट नोट करो। तो हमने अपना पूरा का पूरा लाइव प्रोसेस का वन शॉट खत्म कर दिया, एक पार्ट इसका पहले अपलोड कर दिया था, सेकंड पार्ट इसका कल तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपकी केमिस्ट्री थी वो हमने खत्म कर दी, फिजिक्स का हमने इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट कर लिया था, और आपको एक लाइट का पूरी की पूरी एक सीरीज अपलोड कर रखी है, वो तो 4-5 लेक्चर की, उसका भी हम वन शॉट करने की कोशिश करेंगे। पहले हम बायोलॉजी खत्म कर रहे हैं, लाइव प्रोसेस हो गया, नेक्स्ट चैप्टर लेके आ रहे हैं हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहे, ओके बाय।